हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता अभी। अभी तो जो आपको इधर पे दिख रहा होगा वही शायद हम करेंगे, लेकिन मेरा दिमाग कभी भी थोड़ा वहाँ वहाँ खिसक जाता है, तो पता नहीं, यही है हमारा आज। ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी है वो हमने देखा कि एटम एटम में क्या चीज़ें होती है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है एटम में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं एटम में। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद उसके बाद हमने मोल देखा, मोल कंसेप्ट देखा, मतलब जो भी दो चार चीज़ें थी वो हमने देखा। ठीक है। उसके बाद हम एक कंसेप्ट आए, लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लाज लाज का क्या मतलब है? वो लाज नहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तो बस फेक ही है। ठीक है। लॉज का मतलब होता है जो चीज़ एक बार बनी है, दैट मीन्स इसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। इनको हम रूल्स भी कह सकते हैं। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं बताऊंगा ये क्यों ज़रूरी है। ये क्या करती है, केमिस्ट्री का बेस फाउंडेशन ये लॉज बनाती है। मतलब जो भी केमिस्ट्री में हम चीज़ें करते हैं वो इन्हीं लॉज से हम देख पाते हैं। ठीक है। बिना इन चीज़ों के हम मतलब केमिकल रिएक्शन करना, समथिंग कुछ भी करना मतलब पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, इनको हम लॉज कहते हैं। ठीक है। एटॉम्स कैसे और किस फिक्स्ड रूल के अंडर कंबाइन करते हैं, बिना इन लॉज के केमिकल फार्मूला समझना इम्पॉसिबल था। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वही समझो कि इनके बिना हम मतलब ऐसे समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। ठीक है, इम्पॉसिबल था। ओके, कहाँ पहुँचा हम? देखो, अगर H2O बन रहा है, वाटर, H2O वाटर है। ठीक है। ये लॉज क्या समझाते हैं, ये बोल रहा है कि भाई दो हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ फिक्स्ड रेशो में। तो ये हमें लॉ ही बता रहा है। तो ऐसे ऐसे लॉज हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम देखेंगे रियल लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन में किया जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही कुछ भी कोई भी लाइक अगर हमें 2 घूंट कुछ की डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो, किसी चीज़ की 2 घूंट डालनी पड़ेगी, हमने 10-12 डाल दी तो वो अलग रिएक्शन करेगा, तो फिर ख़त्म कहानी। और हम उतने ये भी नहीं है कि हम सब चीज़ों को टॉलरेट कर पाए। ठीक है। फूड कंपोजिशन, फूड्स में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीज़ें हम किसकी किन वजह से करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है। तो हम देखेंगे पहला लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है? ये दिया था किसने था? ये दिया था लिवाइजर ने। किसने दिया था? लिवाइजर ने। लिवाइजर, LAVOISER, दैट्स लिवाइजर। लिवाइजर ने दिया था। लिवाइजर ने क्या बोला था कि मास इज नेदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो समझो, अगर मैं लूँगा H2 हाइड्रोजन गैस, उसको मिलाऊंगा मैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा पानी। क्या बनेगा? पानी। और बचपन में सीखा था हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे 2 H है, यहाँ भी 2 H है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इधर पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से ये 2 ऑक्सीजन आए, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आए। ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट बराबर, मतलब अप्रॉक्सीमेट नहीं, बराबर वैल्यू आई। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बने? मोल्स ऑफ H2O बने, 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, देखो चीज़, अगर एक हाइड्रोजन होता, उसका मास कितना होता? 1 मोल हाइड्रोजन, उसका मास होता 1 ग्राम। यहाँ पर 2 है। ठीक है। यहाँ पर 2 है तो H2 है, तो 2 ग्राम हुए। और कितने हैं? 2 H2, मतलब 2 H2, 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है। तो 2 × 2 ग्राम, तो कितने ग्राम होते हैं? 4 ग्राम। समझ रहे हो? अगर एक हाइड्रोजन होता, उसका मास 1 होता, तो सिर्फ 1 ग्राम होता। ठीक है। यहाँ पर H2 है तो ऑलरेडी 2 ग्राम आया, और यहाँ से हमने 2 भी इसको मल्टीप्लाई किया, तो दैट मीन्स 4 ग्राम ये है। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 16 ग्राम। 16, 2 × 16 ग्राम, वो कितना बनता है? 32 ग्राम। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं H2O, एक H2O का 18 होता है, 2 का 36 होगा, तो 2 × 18 होएगा, तो वो कितना बनेगा? 36 ग्राम। तो यहाँ पर देखो, 4 + 32 वो कितना होता है? 36 ग्राम। फाइनली कितना है? 36 ग्राम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मास इज नीदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन।
जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ना मास बन रहा है ना ख़त्म हो रहा है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे पे। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी लॉ को हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। ठीक है, ये किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने। तो इसने क्या बोला था? ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। बात क्या है मुझे नहीं पता ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन सीधे समझो। अगर पानी है, ठीक है, H2O है, अगर H2O है तो ये चाहे नाले का पानी हो, नाले का पानी हो, चाहे ये मिनरल वाटर हो, चाहे ये कहीं से पता नहीं कहीं से कहाँ तालाब का, रिवर का हो, ठीक है, पानी हो, इस H2 में यहाँ भी मतलब ये पानी यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ये तो फिक्स्ड रहेगा, इस एलिमेंट्स का रेशो जो फिक्स्ड रहेगा। नो मैटर हमने कहाँ से लाया हो, कैसे बनाया हो पानी, इसका जो एलिमेंटल रेशो सेम रहेगा। दैट इज़ 2 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन। मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो वो पानी बनाएगा। तुम कहाँ कहीं से भी पानी ले आओ भाई, वो सेम ऐसे ही बनेगा H2O। कहीं हम बोलेंगे कि नाले का पानी है, दैट मीन्स उसमें कुछ और ही ऐड होगा, लाइक 3 हाइड्रोजन हो गए 1 ऑक्सीजन होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो ये वो पानी ही नहीं रहेगा ना, तो पानी जो है उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। नहीं पता है तुम लोगों को ऐसे, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नाइट्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ, वो करता है डिफरेंट एटॉमस फॉर्म, जैसे कि NO2, जैसे कि N2O3, ठीक है, N2O3, जैसे कि N2O4, N2O4, जैसे कि NO। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन्स विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ पर देखो कितने कंपाउंड्स बने, 1 2 3 4, और भी बन सकते हैं। N2O बन सकता है, ठीक है, N2O बन सकता है, N2O5 बन सकता है। तो यहाँ पर हमें 5 6 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स मिले, सिर्फ 2 के मिलन की वजह से हमने इसको क्या बोला? ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, उसको क्या बोलेंगे हम? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, इसके बाद है गे लूसेक्स लॉ। ये किसने दिया था? लूसेक्स साहब ने दिया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? गैसेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज बाई वॉल्यूम। नहीं पता तुम लोगों को, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं बोलता हूँ H2 गैस मिल रहा है क्लोरीन गैस के साथ, H2 गैस किसके साथ मिल रहा है? क्लोरीन गैस के साथ। वो बन रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl गैस। क्या बोला? H2 मिल रहा है Cl के साथ, वो क्या बना रहा है? HCl। दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ H2 गैस मिल रहा है 1 लीटर ऑफ Cl2 गैस के साथ टू फॉर्म ये सब। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि जब गैसेस मिलते हैं आप आपस में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में मिलते हैं। दैट मीन्स अगर इसका वन लीटर, इसका 1 लीटर, तो H2 का वॉल्यूम इज टू Cl2 का वॉल्यूम, तो इनका क्या आएगा? 1:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है ना भाई। तो यही है हमारा ये सब चीज़ें। ठीक है, ये लूसेक लॉ। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखेंगे गेलूसेक के बाद क्या है। गेलूसेक के बाद कौन आएगा? एवोगैड्रो आएगा। एवोगैड्रो क्या बोलता है? ई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर मी, मैं कैसे समझाऊंगा इस चीज़ को? सिंपल सुनो। अगर मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में H2 गैस भरा है, एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भरा है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भरा है। इसका भी 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर गैस है, ठीक है, इसका भी 1 लीटर गैस है, इसका भी 1 लीटर गैस है। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम्स इक्वल होंगे, ठीक है, डिफरेंट गैसेस क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करेगा इधर पे, इक्वल वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है।
अगर इसके कुछ पार्टिकल x होंगे, पार्टिकल मतलब इसके मॉलिक्यूल्स x होंगे, H2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी पार्टिकल्स x होंगे, O2 मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? पार्टिकल्स बराबर होंगे, पार्टिकल्स बराबर होंगे। अगर देखो, हमने देखा कि मोल्स की फॉर्मूला क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थी, पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से बोलते हैं, या 6.023 इंटू 10^23। ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स भी बराबर है, ठीक है, पार्टिकल्स भी सेम है, ये तो कांस्टेंट है ही, तो मोल्स भी कांस्टेंट होएगा ना। तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं मोल्स भी होंगे, मोल्स भी होंगे। ठीक है। तो देखा गया कि एक मोल गैस में, देखा गया कि एक मोल गैस कब आता है, जब हम 22.4 लीटर गैस लेते हैं। तो एक मोल में कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। एक मोल में कितने लीटर होंगे, 22.4 लीटर। ओके। तो एक और चीज़ हमें यहाँ पर पता चलने से पहले मैं एक स्लाइड ऐड करूँगा, वेट। ओके, यहाँ पर मैंने स्लाइड थोड़ी सी ऐड करी। देखो मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसमें कितने होंगे, 22.4 लीटर। ठीक है। जब एक मोल है, एक मोल में कितने होंगे, उसमें कितने होंगे, 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ये हमने देख लिया इधर से। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो समझो अगर बात को, अगर हम बोल रहे हैं 22.4 लीटर से एक मोल आता है, एक मोल आता है, 67.2 लीटर में कितने मोल्स आएंगे, एक्स मोल्स आएंगे। ठीक है, कितने मोल्स आएंगे, एक्स मोल्स। अब वो एक्स हम देखेंगे एक्स कितना है। ठीक है, तो सोचो, बात को समझो। ठीक है, 22.4 लीटर किसके बराबर है, 1 मोल। क्या मैं इसको लिखूँ 1 इंटू 22.4 लीटर, या मैं इसको लिखूँ अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1/22.4 मोल, लिख सकता हूँ। तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 1/22.4 मोल। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 67 लीटर देंगे, तो 67 लीटर का क्या आएगा, 67 टाइम्स 67.2 टाइम्स 1/22.4 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, तो नंबर ऑफ मोलस कितने आए, नंबर ऑफ मोलस 3 मोलस आए। कितने में आए, 67.2 लीटर्स में हमें कितने मोल्स आए, 3 मोल्स आए। ठीक है, एक मोल में इतने लीटर, 3 मोल में इतने लीटर। तो यहाँ पर हम ये भी एक चीज़ बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर। चलो मान लो वहाँ से वैल्यू दी है ml में, मतलब मिलीलीटर में। तो समझो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। ठीक है, 1000 ml। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 22.4 लीटर में क्या लिखेंगे हम, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml, 1000 ml। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22400 ml। ठीक है, तो इसी फार्मूला को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, गिवन वॉल्यूम, लेकिन किस में, इन ml, गिवन वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई 22400, ये भी किस में होगा, ml। इसके बाद हम एक और चीज़ को देख सकते हैं, एक साथ हमें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने नंबर ऑफ मोलस के 3 फॉर्मेट्स देखे, नंबर ऑफ मोलस के कितने फॉर्मेट्स देखे थे, 3 फॉर्मेट्स, या जिनको हम फार्मूला बोलते हैं। तो वो अगर हम एक एक करके सारे लिखेंगे, तो हम उनको एक कंक्लूजन जैसा बनाएंगे। तो पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है 1 मोल का मास। एक और फॉर्मूला थी, पार्टिकल्स अपॉन
एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर, जिसको हमने लिखा था 6.023 इंटू 10^23। तीसरी फार्मूला या फॉर्मेट क्या था हमारे पास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये तीन चीज़ें हमें क्या चली, ये तीन चीज़ें हमें पता चली, किससे पता चली, जो भी हमने अभी तक पढ़ा होगा इस सीरीज़ में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ तुम लोगों के लिए, इस क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद सीधा ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है तो देखो कैसे इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है एन एलिमेंट हैज़ प्रोटॉन कितने हैं उसमें 13, न्यूट्रॉन्स है 14। क्या बोल रहा है, प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन्स 14 है। तो समझो कोई एलिमेंट है एक्स, क्या है एलिमेंट एक्स। एलिमेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एटॉमिक नंबर, एक तो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर होता था Z के बराबर, प्रोटॉन का नंबर होता था Z के बराबर और न्यूट्रॉन का होता था A-Z के बराबर, ठीक है, A-Z के बराबर। तो प्रोटॉन अगर इसने 13 बोला है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे, समझ रहे हो, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A-Z, लेकिन उसने वही से बोला है कि न्यूट्रॉन 14 है, तो मतलब A-Z का वैल्यू कितना है, A-Z का वैल्यू कितना है, 14 है, समझ रहे हो। और Z का वैल्यू क्या है हमारे पास 13 है, मतलब A-13 इक्वल्स 14, ठीक है। A-13 किसके बराबर है, 14। तो A किसके बराबर है, 14 + 13 इक्वल्स 27। तो जो हमारा ए आया, ये जो ए आया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 27। और जो ए होता है यही हमारा एटॉमिक मास होता है, यही हमारा एटॉमिक मास होता है। तो पहले यहाँ पर हमें पता चला एटॉमिक मास। और ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जब हमने आइडेंटिफाई किया पीरियडिक टेबल से, ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट कोई एक्स बना, ये कोई एलिमेंट एक्स बना जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है। देखा गया कि 13 पे कौन होगा, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो दैट इज़ एल्युमिनियम 13 पे है। तो एल्युमिनियम बना है ये 13 और ये क्या बना 27। तो ये एलिमेंट कौन है, एल्युमिनियम। फाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाले, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, Z के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 13 है। तो ये यहाँ पर इस वाले पार्ट का 27, ये एल्युमिनियम, ये 13 है। इफ़ इट फॉर्म्स +3 आयन, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। +3 आयन का मतलब होता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट किए, ठीक है। तो सोचो एल्युमिनियम के पास कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है। जब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दैट मीन्स इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसके पास बचा क्या, +3। इसने 3 नेगेटिव चार्ज दिए तो +3 का चार्ज इस पर आया। दैट मीन्स जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 13 में से 3 दे दिए, तो उसमें कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान भी है और थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। अब देखो, अब मज़ा है। अब सोचो कि क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट क्यू, कोई एलिमेंट क्यू है, हैज़ एटॉमिक मास एक्स, इसका एटॉमिक मास क्या है, एक्स। क्या बोल रहा है, 90 ग्राम कंटेनर 1.5 मोल, मतलब 90 ग्राम्स ऑफ क्यू कितने मोल से, 1.5 मोल, 90 ग्राम्स ऑफ क्यू कितने, 90 ग्राम्स ऑफ क्यू कंटेन कितना है इसमें, 1.5 मोल, ठीक है। तो हमने देखा था, जो फॉर्मूला देखी थी हमने, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स वही से दिए है, 1.5 है, तो 1.5 गिवन मास कितना है, 90 ग्राम में से इसने मतलब 1.5 निकाले थे, तो मोलर मास हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो मोलर मास किसके बराबर होगा, 90 अपॉन 1.5, दैट इज़ 3/2।
तो ये 3/, मतलब ऊपर कर दिया मैंने, तो यहाँ से हमें दिख रहा है दैट इज़ मोलर मास किसके बराबर है, 60। तो यहाँ पर जो x आएगा वो 60 के बराबर आएगा, ठीक है, 60 के बराबर आएगा। अब बोल रहा है इफ़ न्यूट्रॉन इक्वल्स 26 फाइंड एटॉमिक नंबर। अब न्यूट्रॉन दिया, हमें पता है यहाँ पर x है, यहाँ पर x के q के साथ इसने क्या दिया, x, तो यहाँ पर कोई z होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, z होगा एटॉमिक नंबर। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, z के बराबर, इसके प्रोटॉन कितने होंगे, z के बराबर, इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, a माइनस जेड, a की जगह x है तो x माइनस जेड, ठीक है, x माइनस जेड। अब यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू 60, जो हमने अभी निकाला x इज इक्वल टू 60, तो मतलब x इज इक्वल टू 60 यहाँ पर वैल्यू करने के बाद ये यहाँ से वही से बोल रहा है कि न्यूट्रॉन 26 है, मतलब x माइनस जेड किसके बराबर है, 26, ठीक है। तो z किसके बराबर आएगा, x माइनस 26, ठीक है, x कितना है, 60 माइनस 20, सॉरी कहाँ गया ये भाई, इधर पे देखो, यहाँ पर करते हैं, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये थोड़ा हम यहाँ करेंगे, अगली स्लाइड पे करें, लगता है अगली स्लाइड पे करेंगे हम। कोई एलिमेंट था Q, उसका एटॉमिक मास था X, उसका एटॉमिक नंबर था Z, ठीक है। तो बोल रहा है 90 ग्राम्स में कितने मोल थे इसके, 1.5 मोल, ठीक है, जिसकी वजह से हमने निकाला था मोलर मास कितना निकला था, मोलर मास किसके बराबर था, x, वो किसके बराबर निकला, 60 के, ठीक है। इसके हमने तीन चीज़ निकाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, z के बराबर, प्रोटॉन होता है z के बराबर, न्यूट्रॉन होता है a माइनस जेड दैट इज़ x माइनस जेड, ठीक है। तो जब इसने देखे, यहाँ पर देखा हमने कि इसने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी है, 26, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 26, दैट्स x माइनस जेड की वैल्यू क्या है, 26, x माइनस जेड की वैल्यू है 26, ठीक है। x क्या था यहाँ पर 60, तो हम लिखेंगे 60 माइनस जेड किसके बराबर है, 26, तो z की वैल्यू क्या होगी, 60 माइनस 26, दैट इज z इक्वल्स 34। तो यहाँ पर जो z आया हमारे पास वो 34 आया, ठीक है, z आया 34, जिसकी वजह से z से हम प्रोटॉन दिखा लेंगे, प्रोटॉन कितना है 34, न्यूट्रॉन कितना है 34, न्यूट्रॉन नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन से कितने हैं 34। इसके बाद कुछ और पूछ रहा है, ये भी निकाला हमने, ये भी निकाला हमने, ये भी निकाला हमने। इफ़ इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, सीधा बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिए, तो 34 थे माइनस 3, तो कितने बचे इसमें, 31 इलेक्ट्रॉन्स, 31 इलेक्ट्रॉन्स। इसी में कुछ और भी पूछता है, ये बोलता है कि बताओ कि चार्ज कितना है, अगर 31 इलेक्ट्रॉन्स है तो बताओ चार्ज कितना है उस पर, ठीक है। ये 31 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 31 मोल इलेक्ट्रॉन, तो वैसे निकाल सकते थे, लेकिन अभी के लिए मैं बताऊंगा कि ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये वाली सारी डेटा है, ये सारी डेटा है, ठीक है, ये सारी डेटा है जो भी हमने निकाला है इसमें, क्या हम इसका ये निकाल सकते हैं वॉल्यूम, तो समझो कोई गैस था ये, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स के साथ 22.4 का मल्टीप्लाई करके हमारा वॉल्यूम आएगा, वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लो, रुको मैं क्वेश्चन ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो मैं खुद ही ऐड करता हूँ ऐसे ही, इधर भी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ़ 67.2 liters of oxygen gas is present, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल्सो फाइंड मास, ऑल्सो फाइंड मास ऑफ दिस गैस, इस गैस का मास भी निकालना है। हमें क्या दिया है, 67.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है, तो मेरे को एक फार्मूला पता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 किसके बराबर होगी, मोल्स के बराबर। पार्टिकल्स की बात कर रहा है, फाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स मुझे एक और फार्मूला पता है, पार्टिकल अपॉन एन, पार्टिकल अपॉन एन, फिर क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ दिस गैस, मास की बात भी हो रही है, तो मैं क्या लिखूँगा, मास अपॉन मोलर मास, ये तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें।
अब क्या मतलब पहला क्या मांग रहा है, बोल रहा है कि फाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल निकालने हैं, दैट मीन्स पार्टिकल्स निकालने हैं। तो मैं किसी दो को इक्वेट करूँगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 67.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर किसके बराबर है, पार्टिकल्स अपॉन एन ए, एन ए क्या है 6.023 इंटू 10^23, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स किसके बराबर आएंगे, पार्टिकल्स किसके बराबर आएंगे, तो ये 21 से एक बार, ये 3 बार कटेगा, हो आएगा 3 इंटू एन ए, दैट इज 18.069 इंटू 10^23। जिसको लग रहा होगा ये कहाँ से आया, वो सीधा एक बात सुने, 16 ये कहाँ चला गया, तो 6.023 इंटू 10^23 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड मास ऑफ दिस गैस, मास निकालना है। तो यहाँ पर कितने मोल्स आए थे, यहाँ पर मास को हम इक्वेट करेंगे, मास को लिखेंगे हम, ये मोलर मास है, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, मास निकालना है, मोलर मास कितना है O2 का, एक है तो एक होता है तो 16, दो है तो 32, ठीक है, दो है तो 32। और ये मांग क्या रहा है, हमें यही निकालना है मास। अभी क्या दिया हुआ है हमें 67.2 लीटर हमें गैस दिया है, और हमें पता है 22.4 से डिवाइड करने से हमारे पास मोल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मास क्या आया हमारे पास, मास आया हमारा 96 ग्राम, 96 ग्राम, ये चीज़ हमारे पास आई, ठीक है। अगर डेंसिटी भी पूछे, मास पर यूनिट वॉल्यूम कर लो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो लेकिन ग्राम को केजी में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक पता चली, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो तुम उसके लिए अभी रेडी हो, बट हम ट्राई करेंगे, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, गायब है। हाँ, क्वेश्चन देखो, गैस एक्स हैज़ मॉलिक्यूलर मास एम, कोई गैस एक्स है, उसका मॉलिक्यूलर मास एम है, ठीक है। A sample of gas X contains 6.02 into 10^23। इस गैस में कितने पार्टिकल्स है, 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल है, 10^23 मॉलिक्यूल। जैसे ही हमने ये वाली चीज़ पर देखी, हमें सीधा हिट हुआ कि 1 मोल है, ठीक है, हिट हुआ ना कि 1 मोल होगा फिर। एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये तो पता है कि 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। द मास ऑफ दिस गैस सैंपल इज फाउंड टू बी 28 ग्राम। मास भी बता दिया भाई, मास भी बता दिया, मास कितना है इसका 28 ग्राम, 28 ग्राम। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर 22.4 लीटर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 होएगा ना, 22.4 अपॉन 22.4 दैट्स 1। फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ गैस, जब 1 मोल है, देखो 1 मोल है, मोल्स किसके बराबर होती है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हमें क्या बोल रहा है, मोलर मास निकालो। तो मोलर मास किसके बराबर होगा, मोलर मास किसके बराबर होगा, मास कितना है, मास 28 है, मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स तो हमें 1 निकाली, तो वो 28 के बराबर होगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना होगा 28। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 14, वही से बोल रहा है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर क्या है 14, देन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम एक्स। तो जब हमने देखा इस मॉलिक्यूल एक्स के पास कितना मास है, मास 28 है, एटॉमिक नंबर 14 है, वही से बोल रहा है, मैंने मत बोला। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होती है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब 28 माइनस 14, तो ये कितना आएगा 14, ये भी ख़त्म है, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ दिस गैस, ये लोग तो ये तुम खुद करोगे, ठीक है। नहीं फिर भी मैं बताता हूँ, 11.2 में कितने मोल्स होंगे, तो आधा मोल होगा, तो आधे में कितना होगा 6.023 इंटू 10^23 मल्टीप्लाइड पे आधा, तो वो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10^23। ये कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही मैं रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को सैचुरेशन आए क्वेश्चन देख देख के। क्वेश्चंस करने आसान है, क्वेश्चंस में हिट होगा, जहाँ पर भी 6.023 इंटू 10^23 की बात हो, वहाँ पर सोच लेना कि 1 मोल की बात हो रही है।
जहाँ पर भी 22.4 लीटर की बात हो वहाँ पर सोचना 1 मोल की बात हो रही है। अगर मोल ज़्यादा ये गैस का वॉल्यूम ज़्यादा दिया होगा 44.8 समथिंग 67.2 समथिंग, उसको सीधा डिवाइड करो 22.4 से, नंबर ऑफ़ मोल्स आएँगी। नंबर ऑफ़ मोल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स में कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ़ मोल्स 1 मोल बात कर रहा है ऑक्सीजन एटम की, दैट मीन्स उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेगा दैट मीन्स 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है? अगर 1 मोल कार्बन में कितना मास होगा दैट हमें पता है 1 मोल में कितना है, ग्राम्स में मास आता है। अगर कार्बन की बात कर रहे हैं तो 12 ग्राम। ये सारी चीज़ें हमने 2-3 वीडियोज़ में, तीसरा वीडियो अभी ये होगा, हमने डिस्कस कर दी। फर्दर जो भी होगा यू कैन कमेंट एंड राइट, जो भी लिखना होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो लिख सकते हो तुम कमेंट में कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। फर्दर जो भी होगा आई विल कीप ऑन अपलोडिंग दीज़ सॉर्ट ऑफ वीडियोज़, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे शायद मेबी मेबी नहीं, डेफ़िनेटली तुम लोगों की हेल्प होगी। और इंशाल्लाह मैं भी यहाँ से अपनी तरफ से बेस्ट दूँगा, तुम भी दो। दैट मीन्स दोनों साइड से कोई भी रिश्ता चलता है, वन साइडेड कोई चीज़ ही नहीं चलने वाली। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू चैनल, ये भी याद रखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।